ससुर बहू के अवैध संबंध की कहानी। अय्याश प्रवृत्ति के परमानंद ने गीता पर डोरे डालते समय न तो उम्र का लिहाज किया न रिश्ते का। ऐसे संबंधों का परिणाम बुरा ही होता है। ससुर जान से गया, बहू सलाखों के पीछे। अय्याश ससुर व पुत्रवधू के अवैध संबंधों की कहानी का अंत भी बुरी तरह से हुआ, जिसे देख व सुनकर हर कोई सिहर उठता है। तो आइए शुरू करते हैं ससुर पुत्रवधू के प्रेम की कहानी का किस तरह हुआ अंत। गीता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के थाना भेड़ी के गांव फरीदपुर के रहने वाले गंगाराम की दूसरे नंबर की बेटी थी। गंगाराम की गिनती गांव के संपन्न किसानों में होती थी। उनकी 3 शादियां हुई थीं। पहली पत्नी रमा की बीमारी से मौत हो गई तो उन्होंने सुधा से शादी की। पारिवारिक कलह की वजह से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली तो उन्होंने तीसरी शादी रेशमा से की। रेशमा से ही उन्हें 4 बेटियां और 2 बेटे थे। बड़ी बेटी ललिता की उन्होंने उम्र होने पर शादी कर दी थी। उससे छोटी गीता का 8वीं पास करने के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगा तो उसने पढ़ाई छोड़ दी। गीता जिस उम्र में थी, अगर उस उम्र ध्यान न दिया जाए तो बच्चों को बहकते देर नहीं लगती। वे सही गलत के फर्क को समझ नहीं पाते। ऐसा ही कुछ गीता के साथ भी हुआ। गीता गंगाराम के अन्य बच्चों से थोड़ा अलग हटकर थी। वह जिद्दी थी, इसलिए उसके मन में जो आता था वह हर हाल में वही करती थी। उसे लड़कों की तरह रहना, उन्हीं की तरह दोस्ती करना और बिंदास घूमते हुए मस्ती करना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता था। इसलिए वह लड़कों की तरह कपड़े तो पहनती ही थी, अपने बाल भी लड़कों की ही तरह कटवा रखे थे। वह अक्सर गांव के लड़कों के साथ घूमती रहती थी। उम्र के साथ उसके बदन में ही नहीं, सुंदरता में भी निखार आ गया था। गंगाराम के पास ट्रैक्टर भी था और मोटरसाइकिल भी। गीता दोनों ही चीजें चला लेती थी, इसलिए उसका जब मन होता वह मोटरसाइकिल लेकर घूमने निकल जाती। उसे लड़कों से कोई परहेज नहीं था, इसलिए गांव के लड़के उसके आसपास मंडराते रहते थे। गीता नादान तो थी नहीं कि उन लड़कों की मंशा न समझती, इसलिए अपने बिंदासपन से वह उन्हें अंगुलियों पर नचाती रहती थी। लेकिन उन लड़कों को इसका फायदा भी मिलता था। वे लड़के गीता से जो चाहते थे वह उन्हें मिला भी। फिर तो गांव में गीता को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। जब इस सब की जानकारी गीता के पिता गंगाराम को हुई तो उसने गीता पर बंदिशें लगाईं। लेकिन गीता अब काबू में आने वाली कहां थी। कोई न कोई बहाना बनाकर वह घर से निकल जाती। कोई ऊंच नीच न हो जाए, इस डर से गंगाराम गीता के लिए लड़के की तलाश करने लगा। जल्दी ही उसकी यह तलाश खत्म हुई और उसे बरेली के ही थाना नवाबगंज के गांव लावाखेड़ा निवासी परमानंद का बेटा मनोज मिल गया। परमानंद भी किसान थे। उसके पास भी ठीकठाक खेती थी, जिसकी वजह से उसके यहां भी गांव देहात के हिसाब से किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके परिवार में पत्नी उर्मिला के अलावा 3 बेटियां और 2 बेटे मनोज तथा चैतन्य स्वरूप थे। बेटियों का वह विवाह कर चुका था, अब मनोज का नंबर था। यही वजह थी कि जब गंगाराम उसके यहां अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से रिश्ता लेकर पहुंचा तो बात बन गई। इसके बाद सारे रस्मों रिवाज पूरे करके मनोज और गीता को शादी के गठबंधन में बांध दिया गया। यह शादी फरवरी 2009 में हुई थी। गीता सुंदर तो थी ही, साथ ही उसमें वे सारे गुण विद्यमान थे जो पुरुषों को दीवाना बना देते हैं। यही वजह थी कि गीता ने अपनी अदाओं से पहली ही रात में मनोज को अपना दीवाना बना दिया था। गीता पहली ही रात में समझ गई कि उसे पति उसके मनमाफिक मिला है। वह जैसा सीधा सादा अंगुलियों पर नाचने वाला पति चाहती थी, मनोज ठीक वैसा ही निकला था। 2-4 दिनों में ही मनोज गीता के हुस्न में इस कदर खो गया कि हर पल हर जगह उसे गीता ही गीता नजर आने लगी। उसका गीता को छोड़कर कहीं जाने का मन ही न होता। खेतों पर भी उसका मन न लगता। लेकिन जिम्मेदारी ऐसी चीज है जो पत्नी तो क्या, मां बाप से भी दूर होने को मजबूर कर देती है। यही हाल मनोज का भी हुआ। साल भर बाद वह एक बेटे का बाप बना तो खर्च बढ़ते ही उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मनोज को कमाना धमाना जरूरी था, जिसके लिए वह ऊधम सिंह नगर चला गया। वहां उसे टाटा मैजिक के लिए पुर्जे बनाने वाली अल्ट्राटेक कंपनी में नौकरी मिल गई। रहने के लिए उसने शांति कॉलोनी रोड स्थित बधईपुरा में जागरलाल के मकान में किराए पर कमरा ले लिया।
कमाई धमाई के लिए मनोज खुद तो ऊधम सिंह नगर चला गया था, लेकिन घर वालों की देखरेख के लिए गीता को गांव में ही मां बाप के पास छोड़ गया था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके बिना गीता का मन गांव में कैसे लगेगा। शायद उसे लग रहा था कि जिस तरह वह पत्नी, बच्चे और परिवार के लिए त्याग कर रहा है, उसी तरह गीता भी कर लेगी। लेकिन मनोज की यह सोच गलत साबित हुई, क्योंकि गीता को तो शारीरिक संबंधों का चस्का पहले से ही लगा हुआ था। ऐसे में वह बिना पति के कैसे रह सकती थी। उसका दिन तो घर के काम धाम और बच्चे में कट जाता था, लेकिन रातें कांटे नहीं कटती थीं। बेचैनी से वह पूरी रात करवटें बदलती रहती थी। शारीरिक सुख के बिना वह बुझी बुझी सी रहती थी। उसकी इस बेचैनी और परेशानी को घर का कोई दूसरा सदस्य भले ही नहीं समझ सका, लेकिन पितातुल्य ससुर परमानंद ने जरूर समझ लिया था। इसकी वजह यह थी कि परमानंद लंगोट का कच्चा था। उसके लिए रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण स्त्री का शरीर था। शायद यही वजह थी कि गीता को उसने देखते ही पसंद कर लिया था। परमानंद अपनी बहू पर शुरू से ही फिदा था, लेकिन बेटे के रहते वह बहू के करीब नहीं जा पा रहा था। बहू के नजदीक जाने के लिए ही उसने बेटे को जिम्मेदारी का एहसास दिलाकर उसे घर से बाहर भेज दिया था। मनोज के जाने के बाद गीता की बेचैनी बढ़ी तो परमानंद गीता के नजदीक जाने की कोशिश करने लगा। वह उससे बातें करने के बहाने ढूंढने लगा। गीता उससे बातें करती तो वह अक्सर बातें करते करते अपनी सीमाएं लांघ जाता। वह उसे कोई सामान पकड़ाती तो सामान पकड़ने के बहाने वह उसे छूने की कोशिश करता। ससुर की इन हरकतों से अनुभवी गीता को समझते देर नहीं लगी कि वह उससे क्या चाहता है। गीता को शक तो पहले से ही था, लेकिन जब निगाहें बदलीं और परमानंद बात बात में हंसी मजाक करने लगा तो उसका शक यकीन में बदल गया। परमानंद देखने में ही जवान नहीं था, बल्कि शरीर से भी हृष्टपुष्ट था। इसकी वजह यह थी कि वह अपने शरीर और खान पान का विशेष ध्यान रखता था। बच्चे सयाने हो गए हैं, यह कहकर पत्नी उर्मिला उसे पास नहीं फटकने देती थी, जबकि परमानंद अभी खुद को जवान समझता था और स्त्री सुख की लालसा रखता था। परमानंद को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि गीता उसकी बेटी की उम्र की तो है ही, उसकी बहू भी है। वह वासना में इस कदर अंधा हो गया था कि मर्यादा ही नहीं, रिश्ते नाते भी भूल गया। गीता अब उसे सिर्फ एक औरत नजर आ रही थी, जो उसकी शारीरिक भूख शांत कर सकती थी। यहां परमानंद ही नहीं, गीता भी अपनी मर्यादा भुला चुकी थी। यही वजह थी कि वह परमानंद की किसी अशोभनीय हरकत का विरोध नहीं कर रही थी, जिससे उसकी हिम्मत और हसरतें बढ़ती जा रही थीं। फिर तो एक स्थिति यह आ गई कि परमानंद की रात की नींद गायब हो गई। अब वह मौके की तलाश में रहने लगा। आखिर उसे एक दिन तब मौका मिल गया जब पत्नी मायके गई हुई थी। गर्मी के दिन होने की वजह से बाकी बच्चे अंदर सो रहे थे। गीता घर के काम निपटाकर बाहर दालान में आई तो ससुर को बेचैन हालत में करवट बदलते देखा। उसे लगा ससुर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसने उसके पास आकर पूछा, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। परमानंद हसरत भरी निगाहों से गीता को ताकते हुए बोला, तुम इतनी दूर दूर रहोगी तो तबीयत ठीक कैसे रहेगी। गीता को परमानंद की बीमारी का पहले से ही पता था। बीमार तो वह खुद भी थी, इसीलिए तो मौका देखकर उसके पास आई थी। उसने चाहत भरी नजरों से परमानंद को ताकते हुए कहा, यह आपका भ्रम है। मैं आपसे दूर कहां हूं बाबूजी, आपके आगे पीछे ही तो घूमती रहती हूं। अब गीता इससे ज्यादा क्या कहती। परमानंद ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा तो वह खुद ही उसके ऊपर गिर पड़ी। इस तरह एक बार मर्यादा की दीवार गिरी तो उस पर रोज रोज वासना की इमारत खड़ी होने लगी। गीता का तो मर्यादा से कभी कोई नाता ही नहीं रहा था, उसी में उसने ससुर को भी शामिल कर लिया। परमानंद की संगत में आकर वह शराब भी पीने लगी। अब वह शराब पीकर ससुर के साथ आनंद उठाने लगी। कुछ दिनों बाद उसने अपने चचिया ससुर से भी संबंध बना लिए। ये ऐसा रिश्ता है जिसे कितना भी छिपाया जाए, छिपता नहीं है। किसी दिन उर्मिला ने गीता को परमानंद के साथ रंगरलियां मनाते रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन उन दोनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। जब घर का मुखिया ही पतन के रास्ते पर चल रहा हो तो घर के अन्य लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। उर्मिला भी जब ससुर बहू के इस मिलन को नहीं रोक पाई तो उसने यह बात अपने बेटे मनोज को बताई।
मनोज जानता था कि उसका बाप और पत्नी बर्बादी की राह पर चल रहे हैं, इसलिए वह भागकर गांव आया। बाप से वह कुछ कह नहीं सकता था। उसने गीता को समझाने की कोशिश की, लेकिन गीता अब कहाँ मानने वाली थी। हार कर मनोज उसे अपने साथ ले गया। मनोज का विचार था कि गीता साथ रहेगी तो ठीक रहेगी, लेकिन जिसकी आदत बिगड़ चुकी हो वह कैसे सुधर सकती है। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो ऐसे मामलों में सुधरने के बारे में सोचते हैं। मनोज के नौकरी पर जाते ही गीता आजाद हो जाती। वह कमरे में ताला डालकर घूमने निकल जाती। उसने वहां भी अपने रंग ढंग दिखाने शुरू किए तो वहां भी रंगीन मिजाज लोग उसके पीछे पड़ गए। उन्हीं में रुद्रपुर की आदर्श कॉलोनी का रहने वाला शेखर और जगतपुरा का रहने वाला मनोज भटनागर भी था। गीता के दोनों से ही प्रेम संबंध बन गए। शेखर ने बातें करने के लिए गीता को एक मोबाइल फोन भी खरीद कर दे दिया था। यही नहीं, दोनों गीता की हर जरूरत पूरी करने को तैयार रहते थे। गीता उनके साथ घूमती फिरती, सिनेमा देखती, होटलों और रेस्तराओं में खाना खाती। बदले में वह उन्हें खुश करती और खुद भी खुश रहती। मनोज जागरलाल के जिस मकान में किराए पर रहता था, उसी में उसके बगल वाले कमरे में रामचंद्र मौर्य रहता था। वह जिला बरेली के थाना मीरगंज के अंतर्गत आने वाले गांव गौनेरा का रहने वाला था तो वह शादीशुदा, लेकिन वहां वह अकेला ही रहता था। वह वहां एक फैक्ट्री में ठेकेदारी करता था। अगल भगल रहने की वजह से मनोज और रामचंद्र के बीच परिचय हुआ तो दोनों एक ही जिले के रहने वाले थे, इसलिए उनमें आपस में खास लगाव हो गया था। जल्दी ही रामचंद्र गीता के बारे में सब कुछ जान गया था। मनोज के काम पर जाते ही वह उसके कमरे पर पहुंच जाता और गीता से घंटों बातें करता रहता। पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने में माहिर गीता समझ गई कि रामचंद्र उसके कमरे पर क्यों आता है। वह जान गई कि पत्नी से दूर औरत सुख के लिए बेचैन रामचंद्र उसी के लिए उसके आगे पीछे घूमता है। रामचंद्र गीता से दोगुनी उम्र का था, लेकिन गीता के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। उसे मतलब था तो सिर्फ देह सुख और पैसों से, जो चाहने वाले उस पर लुटा रहे थे। तरह तरह के मर्दों के साथ मजा लेने वाली गीता को रामचंद्र का आना अच्छा ही लगा, इसलिए गीता उसका मुस्कुराकर स्वागत करने लगी। फिर तो रामचंद्र को उसके करीब आने में देर नहीं लगी। जल्दी ही दोनों के मन ही नहीं, तन भी एक हो गए। लेकिन जितनी जल्दी वे एक हुए, उतनी ही जल्दी उनकी पोल भी खुल गई। एक दिन मनोज फैक्ट्री से जल्दी आ गया तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया तो गीता ने दरवाजा काफी देर बाद खोला। वह मनोज को देखकर चौंकी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, इसलिए मनोज को लगा वह सो रही थी। गीता ने सहमे स्वर में पूछा, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? फैक्ट्री का जनरेटर खराब था, इसलिए काम नहीं हुआ। कहकर मनोज कमरे में दाखिल हुआ तो सामने पलंग पर रामचंद्र को बैठे देखकर उसे माजरा समझते देर नहीं लगी। मनोज को देखकर वह तेजी बाहर निकल गया। मनोज ने गुस्से से पूछा, यह यहां क्या कर रहा था? पानी पीने आया था, गीता ने हकलाते हुए कहा। कमरा बंद करके पानी पिला रही थी या उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी? तुम्हें यह कहते शर्म नहीं आती? गीता चीखी। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, जो एक के बाद एक गलत हरकतें करती आ रही हो। अपने मर्द के होते हुए पराए मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम में है ही क्या? तुम न तो पत्नी को संतुष्ट कर सकते हो, न ही उसके खर्चे उठा सकते हो। अगर तुमको इस सबसे परेशानी हो रही है तो मुझे छोड़ दो। गीता ने अपना फैसला सुना दिया। तू तो चाहती ही है कि मैं तुझे छोड़ दूं तो तू घूम घूम कर गुलछर्रे उड़ाए। तुझे तो अपनी इज्जत की पड़ी नहीं है, लेकिन मुझे तो अपनी इज्जत की फिक्र है। इसलिए सामान बांध लो और अब हम गांव चलते हैं। अगले दिन मनोज ने नौकरी छोड़ दी और हिसाब किताब लेकर गांव आ गया। कुछ दिनों गांव में रहकर मनोज अकेला ही दिल्ली चला गया, जहां किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी करने लगा। उसके जाते ही गीता फिर आजाद हो गई। अब वह वही करने लगी जो उसके मन में आता। शेखर और मनोज उससे मिलने उसकी ससुराल भी आने लगे। मनोज के पास मोटरसाइकिल थी। गीता का जब मन होता, मोटरसाइकिल लेकर अकेली ही बरेली से रुद्रपुर चली जाती और अपने प्रेमियों से मिलकर वापस आ जाती। रामचंद्र से गीता को विशेष लगाव था। वह उसी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताती थी। जब इस सब की जानकारी परमानंद को हुई तो उसने गीता को रोका, लेकिन वह मानने वाली कहां थी।
उसने एक दिन गीता को रामचंद्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया तो उसने सरेआम रामचंद्र की पिटाई कर दी। रामचंद्र को यह बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वह उस समय कुछ करने की स्थिति में नहीं था। गीता को भी ससुर की यह हरकत पसंद नहीं आई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे अपनी जागीर समझे और उसकी बेलगाम जिंदगी पर अंकुश लगाए। जब उसने अपने पति मनोज की बात नहीं मानी तो परमानंद की बात कैसे मानती? यही वजह थी कि परमानंद बार बार उसके रास्ते में रोड़ा बनने लगा, तो उसने इस रोड़े को हमेशा के लिए हटाने की तैयारी कर ली। इसके लिए उसने रामचंद्र को भी राजी कर लिया। वह राजी भी हो गया, क्योंकि वह भी उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। गीता ने ससुर को ठिकाने लगाने की जो योजना बनाई थी, उसी के अनुसार 27 जुलाई को वह परमानंद को मोटरसाइकिल से रुद्रपुर रामचंद्र के कमरे पर ले गई। देर रात तक गीता, रामचंद्र और परमानंद बैठकर शराब पीते रहे। गीता और रामचंद्र ने तो खुद कम पी, जबकि परमानंद को जमकर पिलाई। यही नहीं, उसकी शराब में नींद की गोलियां भी मिला दी थीं, जिससे कुछ ही देर में वह बेहोश होकर लुढ़क गया। उसके बाद गीता और रामचंद्र ने उसी के अंगोछे से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद गीता ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की तो रामचंद्र परमानंद की लाश को बीच में बैठाकर पीछे स्वयं बैठ गया। गीता मोटरसाइकिल लेकर काला डूंगी रोड पर भाखड़ा नदी के किनारे पहुंची, जहां दोनों ने परमानंद की लाश को बोरी में कुछ ईंटों के साथ डालकर नदी के पानी में फेंक दिया। इसके बाद गीता रुद्रपुर में ही रामचंद्र के कमरे पर कई दिनों तक रुकी रही। 11 अगस्त को गीता मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल लावा खेड़ा पहुंची तो परमानंद के छोटे बेटे चैतन्य स्वरूप ने पिता के बारे में पूछा। तब गीता ने किसी रिश्तेदारी में जाने की बात कहकर बात खत्म कर दी। 2 दिन ससुराल में रहकर गीता फिर चली गई। गीता के जाने के बाद कई दिनों तक परमानंद नहीं लौटा तो घर वालों को चिंता हुई। उन्हें गीता पर शक हुआ कि कहीं उसने अपने प्रेमियों शेखर और मनोज के साथ मिलकर उसकी हत्या तो नहीं करा दी। चैतन्य स्वरूप ने कोतवाली नवाबगंज जाकर अपने पिता के गायब होने की सूचना दी। उस समय इंस्पेक्टर अशोक कुमार के पास कोतवाली का भी चार्ज था। उन्हें लगा कि बहू ससुर को क्यों गायब करेगी। यही सोचकर उन्होंने चैतन्य को लौटा दिया। परमानंद का परिवार उसकी तलाश में लगा रहा। उसी बीच 21 अगस्त को इंस्पेक्टर अशोक कुमार का तबादला हो गया तो उनकी जगह आए इंस्पेक्टर जेपी तिवारी। चैतन्य स्वरूप उनसे मिला तो उन्होंने उससे तहरीर लेकर शेखर और मनोज भटनागर के खिलाफ धारा 364 के तहत मुकदमा दर्ज कराकर गीता के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगवा दिया। सर्विलांस सेल के पुलिसकर्मियों की गीता से कई बार बात हुई। गीता उनसे कभी गुजरात में होने की बात कहती तो कभी हरियाणा में होने की बात बताती, जबकि उसकी लोकेशन बरेली के आसपास की ही थी। पुलिस समझ गई कि गीता बहुत ही शातिर है। गीता के नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो पता चला कि वह सबसे अधिक अपनी बड़ी बहन ललिता से बात करती थी। इंस्पेक्टर जेपी तिवारी ने ललिता और उसके पति प्रमोद को थाने लाकर पूछताछ की तो उन्होंने गीता का ठिकाना बता दिया। गीता उस समय बरेली के थाना मीरगंज के सामने राजेंद्र सेठ के मकान में किराए का कमरा लेकर रह रही थी। उसी के साथ रामचंद्र मौर्य भी था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यह 23 दिसंबर 2013 की बात है। पूछताछ में गीता और रामचंद्र ने परमानंद की हत्या का अपराध स्वीकार करके उसकी हत्या की पूरी कहानी सिलसिलेवार बता दी। पुलिस ने दोनों को रुद्रपुर ले जाकर उनकी निशानदेही पर भाखड़ा नदी से परमानंद की लाश बरामद करने की कोशिश की, लेकिन लाश बरामद नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को सीजेएम की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। लाश की बरामदगी के लिए एक बार फिर पुलिस दोनों को रिमांड पर लेने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कथा लिखे जाने तक दोनों का रिमांड मिला नहीं था। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि अपराध के प्रति आमजन को सावधान करना है, ताकि अन्य कोई भी महिला, पुरुष इस तरह की हरकत करने या ऐसा कदम उठाने से पहले 10 बार सोचने को मजबूर हो जाए, जिससे न सिर्फ आपराधिक वारदात नहीं होगी, बल्कि किसी को कानूनी शिकंजे के चलते जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।
साथ ही इस तरह की कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल क्राइम केरोसिन को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।